कोल इंडिया दो पार्ट में अपना काम करता है। एक कोल मिनिस्ट्री काम करती है, कोल इंडिया काम करता है। हम लोग ने नेशनल इशू में ये लिखा है कि कोल इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको कंप्लीट रोका जाए। कोयला उद्योग का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको कंप्लीट रोका जाए। और MMDR एक्ट जो हम लोग का था, जिसमें माइंस मिलन ने MMDR एक्ट जो था, इसको देखते हुए काम। आपको कोल इंडिया में पहले कोयले को बेचने का अधिकार बस कोल इंडिया को था। फिर कैप्टी उद्योग आया, जिसमें कोल इंडिया कैप्टी पावर प्लांट्स को, कैप्टी इंडस्ट्रीज को कोयला देने लगी। फिर MDO एक्ट आया, जिसमें 2-2 साल 3-3 साल का MDO देने लगे। अब कोल इंडिया रेवेन्यू एक्ट पर, रेवेन्यू शेयरिंग पर कोल माइंसों का अलॉटमेंट कर रहा है, जिसमें कोल इंडिया बेचने का भी अधिकार अब उनको दे रहा है। तो किस ग्रेड पे बिकेगा, कितनी माइनिंग होगी, कोयला उद्योग में कितना असर पड़ेगा, इन सब को देखते हुए हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जो अध्यक्षता कर रहे थे, और बाकी लोग ने एग्री किया कि इसको रोका जाए इमीडिएट इफेक्ट से। उसमें क्या दाम भी वही तय करेंगे, और दाम भी वही तय करेंगे कि किस दाम से कोल इंडिया का कोयला को बेचना है। प्लस क्या है कि कोल इंडिया के कोयले को या हिंदुस्तान के कोयले को कोई रोक उन पर नहीं होगा। उनको 50,000 का CTO मिलेगा, वो 1 लाख टन उत्पादन करेंगे कि 2 लाख टन उत्पादन करेंगे, बैकडोर से चोरी होगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग ने किए। उसके बाद आपका CSR जो फंड है, 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो CSR फंड का हम लोग ने परिचालन कोल इंडिया में बरसों से हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें कोल इंडिया के यूनियन रिप्रेजेंटेटिव की भागीदारी नहीं है, जिसमें मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया हो रहा है। CCL का फंड बनारस चले जा रहा है, ACCL का फंड दिल्ली चले जा रहा है, MCL का फंड कलकत्ता चले जा रहा है। तो उससे कंट्रोल हम खोते जा रहे हैं, और जो लोग प्रभावित हैं अपने अपने क्षेत्र में कोयले के उत्पादन के चलते, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो कोल इंडिया का, हम लोगों का कहना है कि CSR फंड में कोल इंडिया रिप्रेजेंटेशन, मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यूनियन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरीके से कोल इंडिया में बंद हो गया। उसको ऐसा करो। अग्निवीर के तहत जो है, अग्निवीर भी मत बोलो, उसी तरह यहाँ भी नहीं, डोंट राइट। हमारा कहना है कि कोल इंडिया में जितने भी पद रिक्त हैं अभी, उस पद पे अस्थाई नियुक्ति करो। अस्थाई से नियुक्ति का मतलब है अग्निवीर की तरह नहीं, क्योंकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं, अस्थाई नियुक्ति। जब तक उसका 60 ईयर्स है तब तक वो काम करेगा। जो कंट्रैक्टर वर्कर्स हैं, ठेका मजदूर हैं कोयला में, जिसकी संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, उसको 1 महीना के बराबर, 1 महीना में जो तनख्वाह मिलता है 1 महीना के बराबर बोनस के रूप में एस-ग्रेशिया का भुगतान कोल इंडिया करे। दूसरा हमारा 940 का बहुत पुराना पेंडिंग मामला है, उसके बारे में बताएंगे। पहले हम लोगों के यहाँ था, हमारा एक आज भी एग्रीमेंट है कि जो मजदूर वह स्वस्थ हो जाते हैं विभिन्न कारणों से, बीमारी के चलते, तो उनके परिवार के एक आदमी को, उसके आश्रित के एक आदमी को नौकरी देने का प्रावधान था। इधर पिछले 6 वर्षों से, 18 से, एम ए करेक्ट, 17 से 18 में फैसला हुआ था। हाँ, फैसला 18 में होगा। अब जो भी हो, बंद है करीब 6-7 वर्षों से। एग्रीमेंट में है कि कि मिलेगा 1.5 लाख से ऊपर मजदूर, परंतु अभी नहीं दे रहे हैं, उसको चालू करो, ये हमारा मांग है। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मजदूरों की भाषा में, एग्रीमेंट का क्लॉज है 940 जो हमारा समझौता का क्लॉज है, उसको लागू करो। और क्या जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोल इंडिया नवरत्न रहा, भारत रत्न रहा, और कोल इंडिया के निर्माण में हमारे यूनियन लीडर्स का
हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं पे हमारे रैयतों का, विस्थापितों का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज के डेट में उनकी नौकरी को बढ़ावा नहीं देते हुए प्रोडक्शन कैपेसिटी कोल इंडिया अपने आप बढ़ाना चाहती है, लेकिन वहीं पे कोल इंडिया इंपोर्ट ऑफ कोल भी कर रही है, जिसमें 2.51 मिलियन 2.5 251 मिलियन का इंपोर्ट कोल इंडिया ने इस साल किया, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कोयला उद्योगों को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट में बाधक है। और एम्प्लॉयमेंट में बाधक बन रही है, क्योंकि जब तक कोल इंडिया को स्कैरिसिटी ऑफ कोल समझ में नहीं आएगा कि हमें कोयला का उत्पादन करके सरकार को कोयला देना है, तब तक वो मैन पावर की बढ़ोतरी नहीं करेगी, तब तक वो विस्थापित और रैयतों के ज़मीन लिए हुए पर नौकरी नहीं देगी और उसी बेसिस पर वो काम करना शुरू नहीं करेगी। अभी इंपोर्ट कोल करके, पहले कोल इंडिया के माध्यम से कोई भी कैप्टिव पावर प्लांट को इंपोर्ट कोल बेचा नहीं जाता था, सब लोग अपना अपना कोयला खुद इंपोर्ट करते थे। अब कोल इंडिया पिछले कई वर्षों से खुद इंपोर्ट कर रहा है और कैप्टिव पावर प्लांट्स को, जिनका टाई अप है कोल इंडिया के साथ, उसको वो कोयला देने का काम कर रहा है। जी एक चीज उसमें हाईलाइट कीजिए। कोल इंडिया जो है 770 मिलियन टन उत्पादन करता है और 1,40,000 करोड़ कमाता है कोयला बेच के, और 251 मिलियन टन जो कोयला इंपोर्ट करता है उसके लिए 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करती है भारत, विदेशी मुद्रा खर्च करता है, और इसमें घपला है, ओवर इनवॉइसिंग है। 4 लेबर कोड को और बताइए, ये जो अभी जो भारत सरकार ने 4 लेबर कोड जो मजदूर विरोधी लेबर कोड लागू किया है उसको समाप्त करो। लागू नहीं के बनाया है, बनाया है और उसको जो है वो समाप्त करो। एक और हम लोग का मुद्दा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर का जो फैटल एक्सीडेंट होता मारा जाता है तो उसमें उसको बतौर जो है वो मुआवजा के अतिरिक्त 40 लाख रुपए का उसको भुगतान किया जाए। और ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ ठेका एमडीओ और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू है तो वहाँ ठेकेदार भले बदल जाए, लेकिन ठेका मजदूर जो है नहीं बदलना चाहिए, ठेका मजदूर वही रहना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर भले बदल जाए। उसके लिए चेकअप सिस्टम के आधार सर उस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए भी लागू। और ये 1/1/17 से 20 लाख रुपए का ग्रेच्युटी जो है वो जो है लागू किया जाए। व्यक्ति हैं, मजदूर हैं जो कोयला उद्योग में कार्यरत हैं। कोयला उद्योग नॉट ओनली कोल इंडिया, पूरे देश में कोयला उद्योग में सभी को सीएमपीएफ के अंतर्गत सीएमपीएफ का सदस्य बनाया जाए, कंपलसरी, अनिवार्य। अभी क्या हो रहा है, बहुतों को ईपीएफ में बना देता है, तो ईपीएफ और सीएमपीएफ में अंतर है, उतना हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मगर हमारा डिमांड है कि जितने भी लोग कोयला उद्योग में कार्यरत हैं, ठेका मजदूर समेत, सबों को सीएमपीएफ का सदस्य बनाया जाए। और कोई और और लोग हैं कोल इंडिया को छोड़कर और भी जो कोयला उद्योग में कंपनीज हैं वो पहले रिप्रेजेंट करती थी जेबीसीसीआई को। इस बार भारत सरकार ने उन कंपनियों को जेबीसीसीआई से हटा दिया और बस कोल इंडिया को जेबीसीसीआई में इन्वॉल्व किया, जो जेबीसीसीआई कोल इंडिया का पेटेंट है, और सिगरेनी भी इन्वॉल्व किया, लेकिन वहाँ पे टाटा को, रिलायंस को, ये सबसे हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि जेबीसीसीआई में उनको वापस एनरोल किया जाए। और लास्ट है कि जो हमारा इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन है, जो इंटक से एफिलेटेड है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को इस बार डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट मिलते हुए वो जेबीसीसीआई 11 में रिप्रेजेंट किए। तो स्टैंडर्डाइज कमेटी और जो बाद बाकी सब्सिडरीज कमिटीज़ हैं कोल इंडिया की, उसमें प्रतिनिधि के तौर पर हमें भी शामिल करने के लिए ये डिमांड चार्टर ऑफ में रखा गया है। ये सबका कंक्लूजन ये है कि हम लोग सबसे पहले ये मांग पत्र भारत सरकार के कोयला मंत्री और राज्य मंत्री को हम देंगे, और वहाँ पर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे वार्ता होने के बाद अगर वार्ता सफल रही तब तो ठीक है, अगर वार्ता विफल रही तो फिर हम आंदोलन के रूप में आगे अपना रणनीति तैयार करेंगे। उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू। पहले हम लोग मंत्री से मिलेंगे, कोशिश करेंगे उनको समझाने का, बुझाने का।
और उसके बाद अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो बात हम लोग करेंगे, अपने कार्रवाई करेंगे, रोड पर उतरेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in